वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दिया है, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो ये चीज याद रखने लायक है कि पृथ्वी का जो घूर्णन है अपनी धुरी पर, ये क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। यही कारण है कि पूर्व में सूर्योदय एवं पश्चिम में सूर्यास्त होता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आप क्लियर कर लीजिएगा कि जैसे सूर्य हमेशा पूर्व से निकलता है, मतलब सूर्योदय पूर्व में होता है। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। देखिए, अगर बात करेंगे हम लोग, जितने भी ग्रह हैं उन सभी का घूर्णन जो होता है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट है, सिर्फ दो ग्रहों को छोड़ करके। ये दो ग्रह कौन है, देखिए, एक है शुक्र, है ना, शुक्र का जो घूर्णन है ये उल्टा है। शुक्र के बाद आप देखेंगे दूसरा ग्रह है अरुण, है ना, इसका घूर्णन उल्टा है। उल्टा कहने का मतलब देखिए, सभी जो ग्रह हैं ये पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, लेकिन ये दोनों ऐसे जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। मतलब पता है, अगर शुक्र पर जीवन हो जाए और शुक्र पर हम लोग रहने लगे तो वहां पर ये चीज हमें देखने के लिए मिलेगा कि वहां पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होगा, है ना। तो ये जो कहावत है कि सूरज पश्चिम से निकलेगा, वो सत्य हो जाएगा दोस्तों। कहां पर, शुक्र पर जाकर के, है ना, और अरुण पर भी जाकर के ये सत्य होगा। जितने भी ग्रह हैं, मतलब जो 8 ग्रह हैं, उसमें से 6 ग्रह ऐसे हैं जिनका घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, जिसके कारण वहां पर सूर्योदय पूर्व में होगा और सूर्यास्त पश्चिम में होगा। लेकिन शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जहां पर सूर्योदय जो होगा वो पश्चिम में होगा और सूर्यास्त पूर्व में होगा। कारण, क्योंकि उनका घूर्णन विपरीत है। तो चलिए बात की बात रही, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई 360 डिग्री देशांतर अर्थात एक चक्कर लगभग 24 घंटे में पूरा करती है। चूंकि 180 देशांतर प्रमुख यामोत्तर के पूर्व में एवं पश्चिम दोनों ओर स्थित है, इसलिए सूर्य पूर्व से पश्चिमी गोलार्ध में जाने में 12 घंटे का समय लेता है। इस प्रकार सूर्य पूर्व से पश्चिम प्रति घंटा 15 डिग्री देशांतर या प्रति मिनट में 1 डिग्री देशांतर को पार करता हुआ दिखाई देता है। तो देखिए, यहाँ पर जो आपने आर्टिकल पढ़ा है, इसका मतलब क्या है, इसको समझिएगा। इसमें साफ साफ सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि जो पृथ्वी का घूर्णन है अपनी धुरी पर, ये पश्चिम से पूर्व है, वेस्ट टू ईस्ट है। पहला पॉइंट यही कारण है, मतलब ये पहला पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि वेस्ट टू ईस्ट मतलब पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन के कारण ही जो सूर्योदय होता है, मतलब जो सनराइज है, ये ईस्ट में होता है, और जो सनसेट है, जो सूर्यास्त है, ये वेस्ट में होता है, मतलब पश्चिम में होता है। ठीक, इसके बाद देखिए, आपको ये बताया जा रहा है कि जो 360 डिग्री देशांतर है ना, इसको पार करने में 24 घंटे का समय लगता है। अब जो देशांतर का बंटवारा है, मतलब 180 एक तरफ है, 180 दूसरे तरफ है, अर्थात 180 देशांतर को पार करने में 12 घंटे का समय लगेगा। और अगर 1 डिग्री देशांतर की बात करेंगे तो इसको पार करने में 4 घंटे का समय लगेगा। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा है। चलिए दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे की स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर इसी चीज को दिखाया गया। देखिए, अब सीधी सी बात है, आप याद रखिएगा, अगर भारत की बात करेंगे, जो भारत का सबसे पूर्वी छोर है किबुथु और जो सबसे पश्चिमी छोर है सर क्रीक या फिर गोरमाथा। अगर आप इन दोनों के बीच में समय का डिफरेंस देखेंगे तो ये 2 घंटे का डिफरेंस है लगभग, है ना, एग्जैक्ट नहीं लेकिन लगभग 2 घंटे का डिफरेंस है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए, जब सूर्योदय पूर्व से होता है तो किबुथु में सूर्य की किरणें सबसे पहले आ जाती है। इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गोरमाथा अर्थात सर क्रीक पर आती है। तो इसमें 2 घंटे का डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि भारत का ये जो देशांतर है लगभग 30 देशांतर है लगभग। इस वजह से एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगे तो 30 देशांतर को पार करने में 2 घंटे लगते हैं। इसी वजह से समय का डिफरेंस होगा। देखिए, यहाँ पर देशांतर दिया भी गया है, आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, है ना।
देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये 97.25 है और यहाँ पर देखेंगे 68.7 है। आप इसको घटा के देख सकते हैं। देखिए 97.25 और 68.7। जैसे आप इसका डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, ये देखिए 16 हो जाएगा, 8 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 2 मतलब 28.55 अप्रॉक्सीमेट मतलब 29 के आसपास है। तो आप इसे 30 लगभग मान सकते हैं, यही कारण है। अच्छा देखिए पीछे की क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि उत्तर से दक्षिण मतलब जो भारत की लंबाई ये कितनी है। देखिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ढक गया, देखिए ये 3214 किलोमीटर है। और यहीं पूरब से पश्चिम की बात करेंगे तो 2933 किलोमीटर है। ये भी आप याद रखिएगा, है ना। अगर भारत के मैप को आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत चीजें क्लियर होगी। देखिए भारत के पूरब में है बंगाल की खाड़ी, है ना, पश्चिम में है अरब सागर, है ना, इसके नीचे हिंद महासागर है ना। यहाँ पर पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो देखिए पाकिस्तान है, नेपाल है, चीन हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, है ना, अफगानिस्तान यहाँ पर साइड में होगा। तो आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट और दिया गया। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार द्वीप, यहाँ पर द्वीप रहेगा, में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो बस इतना याद रखिएगा कि सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे दक्षिणतम कहा जा रहा है, भूमि के बिंदु का नाम नहीं लिया जा रहा है ना। ये बताया जा रहा है कि ये कौन है, ये इंदिरा पॉइंट है और ये कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार में। और इसके अगर लोकेशन की बात करेंगे तो 6.45 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। इससे पहले इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट था, ये भी याद रखना है ना। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है। ये कई बार क्वेश्चन बना है कि भूमध्य रेखा से इसकी दूरी कितनी है, 876 किलोमीटर। 2004 में जब हिंद महासागर में सुनामी आई थी, मतलब भूकंप आया था, तो ये क्या हुआ था, यहाँ पर ये इंदिरा पॉइंट का बड़ा भाग समुद्र में डूब गया था। तो ये भी याद रखिएगा कि 2004 के सुनामी में ये क्या हुआ था, ये डूब गया था। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में ग्रेट चैनल है। ये चैनल की क्लास हम लोग जब आगे करेंगे तो विस्तार से समझेंगे, यहाँ पे समझिएगा। जैसे अब हम लोग बात करेंगे, देखिए ये अंडमान निकोबार है ना, अंडमान निकोबार ये रहा, है ना। इसके बाद इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो इसके नीचे आपको इंडोनेशिया देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो इनके बीच में जो चैनल है उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसका नाम है ग्रेट चैनल। अब और आगे बढ़ेंगे। देखिए भारत के मुख्य भूमि की बात करेंगे तो दक्षिणतम बिंदु जो है ये कन्याकुमारी है, जिसे कि केप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु में स्थित है। और सबसे उत्तरी बिंदु की बात करेंगे तो इंदिरा कॉल है, जो कि जम्मू कश्मीर में। सबसे पश्चिमी बिंदु है गोरमाता या फिर गुहार मोती, सर क्रीक, नारायण सरोवर, ये सब नाम दिया जाते हैं। और सबसे पूर्व की बात करेंगे तो किबुथु, अरुणाचल प्रदेश में। ये सब हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखा है। चलिए इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या डेटा दिया गया, मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री और मालदीव व मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल तथा लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। तो आप इसको याद रखिएगा। देखिए मिनिकॉय और लक्षद्वीप 9 डिग्री हो गया, मालदीव और मिनिकॉय 8 डिग्री हो गया, है ना। इसके बाद लिटिल अंडमान और निकोबार ये 10 डिग्री चैनल है। आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए मिनिकॉय लक्षद्वीप 9 डिग्री, मालदीव मिनिकॉय, या फिर ऐसे याद रखिएगा डबल एम के बीच में 8 है, डबल एम मतलब मालदीव मिनिकॉय, है ना। फिर इसके बाद एमएल, है ना, एमएल का मतलब है 9, है ना, 9 ml। आप ऐसे भी ट्रिक याद रख सकते हैं, 9 ml, है ना। देखिए 8 mm 9 ml, है ना। इसके बाद एक बचेगा, है ना, 10 हो जाएगा तो फिर मतलब लिटिल कार, बस इसको याद रखिएगा। तो इस तरीके से आप इसको सेट कर लेंगे। 8 mm जैसे ही बोलेंगे तो आपका दिमाग बताएगा क्या, मिनिकॉय और इसके बाद मालदीव, 8 डिग्री चैनल हो गया, है ना। इसके बाद 9 ml की बात करेंगे तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप, है ना। लिटिल कार तो आसानी से याद हो जाएगा, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 है ना। तो देखिए ऐसे, अच्छा इसका अगर ट्रिक सेट करना हो तो आप आसानी से एक तुरंत ट्रिक सेट कर रहे हैं। जैसे मान के चलेगा 8 मिमी का लड़का, है ना। ये मतलब ट्रिक का मतलब होता है कि एक फनी सेंटेंस जो आपके सेंटेंस को याद करा दे। 8 मिमी का लड़का, है ना, 9 ml, यहाँ पे 9 ml क्या लिखा जाएगा, मान के चलेगा 9 ml की दवा लेकर या दवा लेने 10 लिटिल कार से गया, है ना। ये देखिए तुरंत सोच करके बनाया गया ट्रिक है, ऐसा नहीं कि पहले से रटा रटा है। तो बस ऐसे देखिए 8 mm का लड़का 9 ml दवा लेने 10 लिटिल कार से गया, आसानी से सेट हो जाएगा। 8 mm मतलब मिनिकॉय और इसके बाद मालदीव, ठीक है। 8 डिग्री चैनल हो गया। 9 ml मतलब 9 डिग्री चैनल क्या हो जाएगा, देखिए लिटिल अंडमान, मतलब एल से लिटिल अंडमान, माफ कीजिएगा, एल से लक्षद्वीप और एम से क्या हो जाएगा मिनिकॉय, और दवा लेने गया कितना, मतलब 10 लिटिल कार से, तो लिटिल अंडमान और इसके बाद कार निकोबार। ये तुरंत बनाया गया दोस्तों। कैसा लगा
आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आप और भी सोच के बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही है। अब देखिए बात करेंगे सीमावर्ती देश। सीमावर्ती देश भी हम पहले ही समझ चुके हैं। देखिए भारत के निकटतम पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और म्यांमार, श्रीलंका। जो मालदीव और श्रीलंका कहा जाता है समुद्री है, मतलब पूरी तरह से समुद्र से घिरे हुए हैं, तो इसको यहाँ पर आप स्किप भी कर सकते हैं। आप स्किप का मतलब जो भूमि के क्षेत्र की बात किया जाएगा तो ये 7 याद रखेगा: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। कई बार इनको क्या होता है ना कि इनको सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाता है कि आप इसको सीक्वेंस में लगाइए किसकी सीमा सबसे लंबी है। तो वहां पे आपने एक ट्रिक्स पढ़ा होगा, बचपन में MBA किया, बचपन देखिए BA, देखिए बांग्लादेश, चाइना है ना, पाकिस्तान, नेपाल है ना, म्यांमार, भूटान और इसके बाद अफगानिस्तान। तो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान की, और ये सीक्वेंस ऐसे चलता रहता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये दिया गया है कि किस दिशा में, तो देखिए भारत की स्थलीय सीमा के उत्तर में चीन और नेपाल है ना, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है और पश्चिम में पाकिस्तान है, पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार है, जबकि उत्तर पूर्व में भूटान है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर डायरेक्शन की बात करेगा तो आसानी से क्लियर कर लेंगे, तो आप मैप से भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा प्राकृतिक मानव निर्मित, मतलब देखिए पाकिस्तान की सीमा और बांग्लादेश की सीमा की बात करेंगे तो ये मानव निर्मित है। इसके बाद जबकि अन्य 6 देश अफगानिस्तान, देखिए चीन है ना, नेपाल, भूटान, म्यांमार की सीमाएं जो है प्राकृतिक है ना। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान का नाम ले लिया गया तो यहाँ पे पाकिस्तान नहीं आएगा क्योंकि 5 ही बचेगा ना, पाकिस्तान और अपने बांग्लादेश को पहले से अलग कर दिया, तो 5 जो बचेगा यहाँ पर 5 आएगा है ना। 5 सीमा जैसे अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ जो सीमा है प्राकृतिक है। देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मानव निर्मित क्यों है, क्योंकि ये भारत के ही अंग थे। 1947 पहले क्या था, पाकिस्तान भारत का हिस्सा था और फिर बाद में बांग्लादेश भी पाकिस्तान से बना है ना। अब इसके बाद और अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, भारत के उत्तर की बात करेंगे तो हिमालय है ना, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है और भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करती हैं यही सब। देखिए भारत की सीमा कौन निर्धारित करता है, अगर आप देखेंगे तो उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी और एक तरफ अरब सागर, जो भारत की सीमाओं को निर्धारित करता है। देखिए भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित मतलब देखिए यहाँ पे ये खुद से बनाया गया एक सीमा है। देखिए अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। तो भारत की सीमा आपने पढ़ा होगा, माउंटबेटन योजना की बात है ना। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। तो बस इतना याद रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा होती है, मतलब जो लाइन है, उसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ऐसे इंडिया और चाइना की बात करेंगे तो मैकमोहन लाइन है ना। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अब क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया कि समुद्र पार भारत की सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है। मतलब समुद्र के बाद जैसे आप देखेंगे ना, देखिए भारत के मैप में भी श्रीलंका को ऐसे दिखाया जाता है, तो श्रीलंका है ना, जो एक पाक जल डमरू मध्य के द्वारा भारतीय भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। तो ये याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है, पाक स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब जल संधि होता है ना। ये तमिलनाडु से अलग होता है। जब बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है, तो ये भी याद रखिएगा कि बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई है ना 64 से लेके 137 किमी तक। ये पाक स्टेट की बात की जा रही है। इसका नामकरण ब्रिटिश भारत के तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया। तो ये भी याद रखिएगा, पाक जल डमरू जो कहा जाते हैं, ये मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर के नाम पे इसका नाम रखा गया है ना। इसके बाद और देखेंगे, भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियां अराकान योमा, नागा, पटकाई स्थलीय सीमा बनाती है। मतलब भारत और म्यांमार की बात करेंगे तो अराकान योमा है ना, ये म्यांमार में हिमालय का नाम है, नागा, पटकाई ये सब स्थलीय सीमा बनाती है। ये भारत को इरावती नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। ठीक, तो ये पड़ोसी देश कौन से, तो इसमें अपने बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये 7 ऐसे देश थे भारत जिनके साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। इसमें सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। हाँ, इससे पहले एक जरूरी सूचना, अगर आप पीसीएस एग्जाम के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए, आप इन पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आपके लिए एक गुड न्यूज़ यह है कि अगर आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी पेड कोर्स को ज्वाइन करते हैं और वहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं GYANSIR ज्ञान सर, ये स्मॉल लेटर में होगा और कोई भी स्पेस नहीं रहेगा, तो आपको 20% का तुरंत डिस्काउंट मिलेगा।
दोस्तों यह ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, तो आप इस ऑफर को यूज करके जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। देखिए पहला पॉइंट दिया, सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। अर्थात सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देश और कौन कौन से, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, भूटान है, भूटान के बाद ये चाइना अर्थात चीन, और यहाँ पर नेपाल। तो सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसी क्रम में और अगर आगे बढ़ेंगे तो पश्चिम बंगाल भी भारत के इसी राज्य की श्रेणी में आता है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इसी प्रकार लद्दाख की बात करेंगे तो लद्दाख भी 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं, अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान की सीमाएं 3 देशों से मिलती है। तो देखिए अब आप यहाँ पर याद रख सकते हैं भारत के 3 राज्यों के नाम। अब राज्य या यूटी आप कह लीजिए। इसमें देखिए अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो कौन कौन है, आप यहाँ पर सबसे पहले सिक्किम को देखिएगा, सिक्किम 3 देश के साथ सीमा साझा करते हैं। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल भी 3 देश के साथ सीमा साझा करते हैं और लद्दाख भी 3 देश के साथ सीमा साझा करते हैं। अब त्रिपुरा की अगर बात करेंगे तो त्रिपुरा राज्य भारत, मतलब देखिए उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अर्थात त्रिपुरा के बारे में ये तथ्य याद रखा जा सकता है कि त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये पॉइंट भी कई बार क्वेश्चन बना हुआ है ना, कि कौन सा ऐसा राज्य जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, तो ये है त्रिपुरा। नाम भी याद रखना आसान है, त्रिपुरा 3 ओर से घिरा हुआ है ना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ, देखिए क्या प्रारंभ होता है, सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया, इसका नाम है कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस। ये भारत और पाकिस्तान के बीच नवंबर 1998 में प्रारंभ होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, देखिए इसमें वार्ता होती है जिसमें 6 मुद्दे निर्धारित थे। कौन कौन सा मुद्दा है, देखिए सरक्रिक का समुद्री जल सीमा विवाद ये शामिल था, सिंधु नदी जल बंटवारा मतलब जो सिंधु जल समझौता है ये शामिल था, तुलबुल और वलूर बैराज तथा नियंत्रण रेखा और सैन्य दलों पर विनियोजन शामिल था। तो बस इतना याद रखना है, कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस ये कब स्टार्ट किया गया था, नवंबर 1998 में, और ये 6 मुद्दों पर आधारित था। चलिए दोस्तों आगे दिया है भारत का भौतिक स्वरूप। अब भौतिक स्वरूप की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या दिया है, भारत एक विशाल भूभाग है, इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है जिसने इसके उच्चावयवों को प्रभावित किया है। भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त अन्य प्रक्रियाएं, देखिए कौन कौन सी प्रक्रिया, जैसे अपक्षय, अपरदन तथा विक्षेपण के द्वारा वर्तमान उच्चावयवों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है। देखिए भारत के भूमि की अगर बात करेंगे, भारत के भौतिक स्वरूप की बात करेंगे तो ऐसा नहीं कि ये अचानक से या तुरंत बना हुआ है, इसको बनने में कई कालखंड लगे हुए है ना, और इसमें कई प्रक्रियाएं हुई हैं जिससे ये प्रभावित हुआ है। अब देखिए कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भ शास्त्रियों ने इस भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की है। इसी तरह का एक सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत या फिर आप प्लेट टेक्टोनिक थियरी भी कह सकते हैं, जो सबसे ज्यादा सर्वमान्य है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी एवं छोटी प्लेटों से बनी है। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर क्या दिया, इसके परिणाम स्वरूप वलन, भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। देखिए प्लेट टेक्टोनिक थियरी जब हम लोग पढ़ेंगे तो इन सब का विस्तार से चर्चा करेंगे कि वलन, भ्रंशीकरण और ज्वालामुखी प्रक्रियाएं क्या होती है। बस आपको इतना याद रखना है कि जो भारत का निर्माण हुआ है कई कालखंडों में प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के स्वरूप हुआ है। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं और अभिसरित परिसीमा का निर्माण करती हैं, जबकि कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं और अपसरित परिसीमा का निर्माण करती हैं। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तब या तो टकराकर टूट सकती हैं या एक प्लेट फिसलकर दूसरी प्लेट के नीचे जा सकती है। ठीक, देखिए यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट बताया गया। 3 कॉन्सेप्ट क्या क्या, देखिए पहला है कि एक प्लेट दूसरे के करीब आती है, करीब मतलब दोनों प्लेट एक दूसरे के पास आएंगे और अभिसरित परिसीमा का निर्माण होगा। दूसरा ये हो सकता है कि प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी और अपसरित परिसीमा का निर्माण होगा। और फिर आगे दिया है कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे के पास आएंगी या तो टकराकर टूट जाएंगी या तो क्या होगा, एक प्लेट ऐसे अंदर चला जाएगा और दूसरा प्लेट ऐसे इसके ऊपर आ जाएगी, ये हो सकता है। फिर आगे देखिए क्या दिया, कभी कभी वे एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में भी गति कर सकती हैं और रूपांतर परिसीमा का निर्माण करती हैं। तो देखिए रूपांतर परिसीमा का निर्माण कैसे होता है, जब ये क्षैतिज दिशा में गति करती हैं। अब ये जो प्लेट है ना, ये गति ऐसा नहीं होता है कि इनका 1, 2, 4 वर्षों में होता है, ये गति होने में लाखों वर्षों का समय लगता है।
इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन आया है। देखिए हम लोग देखेंगे, जब आप देखेंगे पहले के समय में क्या था, शुरुआत में पूरी दुनिया एक ऐसे गोला था जिसमें भू क्षेत्र एक जगह था, सभी जल क्षेत्र एक जगह थे। फिर ये टूटता है, टूटने के बाद ऊपर यूरेशिया बनता है, नीचे यहाँ पर गोंडवाना क्षेत्र बनता है। भारत गोंडवाना का हिस्सा होता है जो टूट करके यहाँ पर आता है, जिसके इस क्षेत्र से टकराने से हिमालय का निर्माण होता है। तो इन सब की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। ठीक, देखिए अब इसमें क्या दिया है, आगे बढ़े। देखिए यहाँ पर दिया है कि विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावित क्षेत्र प्लेट के किनारों पर स्थित हैं, लेकिन कुछ प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया कि अभिसारी सीमा कैसे बनेगा। जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो यहाँ पर अभिसारी परिसीमा का निर्माण होता है। देखिए जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, अपसारी परिसीमा का निर्माण होता है। और रूपांतर परिसीमा क्या होता है कि दोनों प्लेट एक दूसरे के, देखिए यहाँ पर एक नीचे की दिशा में जा रहा है और एक ऊपर की दिशा में जा रहा है। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकते हैं। अभिसारी परिसीमा, अपसारी परिसीमा या रूपांतर परिसीमा का निर्माण किस प्रकार से होता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दिया भारत के प्राकृतिक प्रदेश। अब प्राकृतिक प्रदेश मतलब भारत प्राकृतिक स्वरूप से कैसे विभाजित है। तो भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। तो भारत में कुल 4 प्राकृतिक प्रदेश है। पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे कि आप हिमालय को देख सकते हैं। इसके बाद विशाल मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार तथा तट एवं द्वीप। तो ये भारत को प्राकृतिक तौर पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दिया, इसके अतिरिक्त भारत को शैल स्तर क्रम, उच्चावयव एवं विवर्तनिक प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। देखिए ये किस में बांटा गया है, मतलब ये जो उच्चावयव है, विवर्तनिक प्रक्रम है, इसके आधार पर बांटा गया है। उत्तरी पर्वत है, सिंधु का गंगा मैदान है, थार का मरुस्थल हो गया, मध्य उच्च भूमि और दक्कन के पठार को हो गए। इसके बाद देखिए तटवर्ती तटीय मैदान हो गया और अतटीय सागर और द्वीप। ये कुल 6 भागों में विभाजित किया गया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की बात करेंगे, इसकी उत्पत्ति और उत्थान की बात करेंगे। तो इसका मुख्य जो सिद्धांत माना जाता है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत या फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहा जाएगा। ये उत्तर के पर्वत के निर्माण का प्रमुख कारण माना जाता है। देखिए यहाँ पर बताया गया कि अनुसार हिमालय की उत्पत्ति 2 महाद्वीपों के आपस में टकराने से हुई है। आज जहां हिमालय पर्वत स्थित है वहां एक विशाल सागर हुआ करता था जिसे टेथिस सागर के नाम से जाना जाता था। देखिए जब ये पैंजे और पैंथालासा के बारे में जब देखेंगे, देखिए ये मान के चलिए ये पूरी ये भूमि क्षेत्र है, ये पूरा जल क्षेत्र था। ये पहले ये क्या होता है, ऐसे डिवाइड होता है। देखिए ऐसे डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में, है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए ये यूरेशिया है और ये गोंडवाना है। अब यूरेशिया में यूरोप और एशिया हुआ। इसके बाद देखिए यहाँ पर जब ये नीचे से ये टूटा था, मतलब यहाँ से भारत का जो ये खंड था, मान लीजिए पूरा एक खंड है जिसे गोंडवाना कहते थे। भारत यहाँ से टूटा और टूटने के बाद जब इधर गति करता है तो यहाँ पर बीच में एक सागर होता है, इसे टेथिस सागर कहते हैं। फिर भारत यहीं पर आकर के क्या होता है कि ये यूरेशिया का हिस्सा होता है और ये गोंडवाना, और यहीं पर टकरा जाते हैं, जिससे क्या होता है हिमालय का निर्माण होता है। तो इन सब की चर्चा हम लोग आगे विस्तार से करेंगे। दोस्तों आगे दिया है, देखिए यहाँ पर दिया भी है कि उत्तरी भाग जिसे लॉरेंसिया या अंगारा भूमि के नाम से जाना जाता था, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका का भाग था। दक्षिणी भाग जिसे गोंडवाना लैंड कहते थे, जिसमें कि अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारतीय प्रायद्वीप, मेडागास्कर एवं अन्य थे। अब इसके बाद क्या होता है, टेथिस सागर के दक्षिण का भाग एक महाद्वीप था जिसे गोंडवाना भूमि कहा गया, जिसके अवशेष आज दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के रूप में विद्यमान है। टेथिस सागर के उत्तर में भी ऐसा ही महाद्वीप स्थित था जिसे अंगारा भूमि कहते थे। इसके अवशेष एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के रूप में विद्यमान है। मतलब यही चीज जो हम लोगों ने चर्चा किया कि देखिए जब ये ऊपर से ऐसे डिवाइड हुआ है ना, तो ऊपर वाला क्या रहा, ऊपर वाला यूरेशिया या फिर लॉरेंसिया यहाँ पर दिया है और नीचे का गोंडवाना लैंड, है ना। अब यूरेशिया की बात करेंगे तो इसमें कौन, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका मुख्य रूप से ये है, और जब गोंडवाना की बात करेंगे तो अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये सब है। ठीक, तो चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर दिया मध्य जीवकल्प, है ना, डमेच्र वपब के अंत में गोंडवाना भूमि तथा अंगारा भूमि के बीच स्थित टेथिस सागर का तल भूगर्भ के हलचलों के कारण ऊपर उठने लगा। उठते उठते इसके जल ने गोंडवाना भूमि के कुछ निचले प्रदेशों को आवृत कर दिया। इसी के साथ गोंडवाना महाद्वीप विस्थापन के प्रभाव से टूट गया और इसके साथ पर हिंद महासागर की सृष्टि हुई, परंतु टेथिस सागर के तल प्रदेश का उत्थान इतने पर भी समाप्त नहीं हुआ। अब देखिए आगे क्या होता है, जब और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया विस्थापन के कारण एवं वलन के कारण भारतीय
प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ निरंतर वलित होती रही और टेथिस सागर का तल प्रदेश आधिकारिक ऊंचा उठता गया। परिणाम स्वरूप कुछ ऐसी पर्वत श्रेणियां बनी जिन्हें हम चीन से लेकर यूरोप तक फैली हुई पाते हैं। इन्हें अल्पाइन समूह की पर्वत श्रेणियां भी कहते हैं, जिसका हिमालय पर्वत एक भाग है ना। तो हिमालय किसका भाग है? अल्पाइन समूह का भाग है। हिमालय की उत्पत्ति टर्शियरी काल में हुई है। तो दोस्तों अगली क्लास में हम यही समझेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब अगली क्लास हम लोग आगे बढ़ाएंगे यहाँ से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।